नमस्कार जी, मैं स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की जो नजरें जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग पे जो टिकी हुई थी, हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की प्रेस ब्रीफिंग का दूसरा दिन, यानी कि देश को संबोधित करते हुए उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए जाने थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के और देश के राहत की जो बात कही गई थी 20 लाख करोड़ के प्लान की, उसी का फेज 2 था ये। और एक दिन अभी बाकी है इसमें वो अनाउंसमेंट करेंगे। एमएसएमई इंडस्ट्री के बाद अगला जो फोकस रहा सरकार का, यानी कि दूसरे दिन का जो रहा किसान रहा और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रहा, तो क्या कुछ रहा हम आपको सुनाएंगे। हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्लाइड्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि मेजर अनाउंसमेंट्स क्या रहे हैं, वह आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता अविनीश मैत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे किसान नेता रामपाल जी जाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं छोटा सा एक ब्रीफिंग निर्मला सीतारमण जी का आपको सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मुखातिब हो। Focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers, and when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. तो चलिए, अभी आपने निर्मला सीतारमण जी के अनाउंसमेंट सुने, जो उन्होंने लगातार किसानों के राहत की बात कही है, गरीबों की बात की है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात कही है, जो 2021 तक कंप्लीट होगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि आप राशन कार्ड जाकर के आप अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी जो अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, चाहे इधर से उधर, उनके लिए कोई राशन कार्ड या कोई दूसरी जो कार्ड्स है उसकी कोई मायने नहीं होगा, सभी को ये सामग्री दी जाएगी। ये फिलहाल जो अगले 2 महीने तक के लिए 8 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का सरकार ने दावा किया है। 30,000 का किसानों के लिए रिजर्व फंड की बात कही गई है। किसानों को किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसमें इजाफा किया गया है, 25,000 तक का उसकी लिमिट तय की गई है। तो चलिए, कई मेजर अनाउंसमेंट है, आप स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं और हम चर्चा की आपको बताते रहेंगे। आपने तमाम देशवासियों ने सुना, ये बजट की तरह लोगों की निगाहें इस पे टिकी हुई थी। तो चलिए, मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले रामपाल जी, किसानों की बात कही गई है, किसान हितों की बात कही गई है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इससे बड़ा कदम राहत का नहीं हो सकता। जी योगेंद्र जी, पहले तो सभी को राम राम। मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो पैकेज है और उसकी घोषणा है, वो लगता है गुड़ जैसी बात करने जैसा है, लेकिन गुड़ किसी के मुंह में आएगा नहीं और बिना मुंह में गुड़ आए गुड़ जैसी बात वाला नहीं है। अभी सरकार ने तो घोषणा है कि पहले से चला रहा है, उन्होंने कहा कि कार्ड नए बना देंगे, तो वो तो वैसे भी बढ़ते रहते हैं। तो जो पहले से ही चली आ रही योजना है उन्हीं को दोहराना, उन्हीं का यशोगान करना, तो मुझे लगता है
ये सारा शब्दों का जाल है, शब्दों की बाजीगरी है, या कुछ नहीं किया। किसानों को आशा थी इस बात हो कि अभी हम बुरी तरह से आपदा से भी, कोरोना के संकट के कारण उनको उपजों के दाम नहीं मिल रहे, अपनी उपजों को कम दामों में बाजार में ले जाए तो भी मुश्किल से बिकती है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत जरूर मिलेगी, हर एक की जेब में कुछ न कुछ आएगा, लेकिन होकर निराशा ही इस सारे को सुन। इसलिए किसानों में तो इस सात के कारण निराशा है, कहीं भी आशा की तरह से अच्छा होता तो सरकार साथ गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान यदि 100 सरकार चलती थी तो भी हम मान लेते, चलो सरकार दिशा तो सही है जिसमें चल रही है, दिशा तो वही है, किसी पिटी जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं जी। रामपाल जी स्लोगन जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, कोई ना कोई सरकार की सोच होगी उसमें। 20,000 करोड़ का जो प्रावधान अभी किया गया है, 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऑफर करने की जो बात कही है, जिसमें 25,000 तक की लिमिट होगी। ये सरकार का दावा है कि बजट अनाउंसमेंट से या पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उससे अलग हट करके ये बेनिफिट मिलेगा, खासकर उन लोगों को भी जो बैंक से क्रेडिट जिन्होंने किया, और उसके बाद एक लिमिट जो तय की गई है कि आपको इतने दिन तक इसकी छूट दी जाएगी। मुझे लगता है कि कोरोना काल में एक टेम्पररी या शॉर्ट टर्म रिलीफ की अगर बात करें तो उस तरह से देखा जा सकता है। इस लॉन्ग टर्म की बात तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म, क्योंकि महामारी तो हमेशा रहेगी ये भी तय नहीं है। तो अभी तो तुरंत राहत की जो उम्मीद की जा रही थी और डिमांड की जा रही थी स्टेट से, उस लिहाज से सरकार ने अनाउंसमेंट किए हैं। जी रामपाल जी। योगेश किया, इस परिणाम 6 महीने से पहले नहीं आएगा, वो क्रेडिट कार्ड बनेंगे तब सरकार देगी नहीं। इसलिए जो वो तो सब और पहले था कि सरकार जा सकती थी, आई नहीं कारण से किसानों को राहत जी के मैं लौटूंगा आपके पास, रामपाल जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं रामनारायण मीणा साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। अभिनेश जी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं, मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। रामनारायण जी, निर्मला जी ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, कहा जा रहा है कि किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। वह राहत प्रवासी जो जा रहे हैं उन्हें 3 वक्त के खाने की बात का दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक के लोन की बात कही जा रही है। जॉब कार्ड ऑफर करने की बात कही गई है। नरेगा में जो 182 रुपये न्यूनतम मजदूरी जो जिक्र किया गया है उसे 202 रुपए करने की बात कही गई है। तो सरकार का दावा है इससे बेहतर अनाउंसमेंट, एक जो रिलीफ चाहिए, तुरंत रिलीफ चाहिए किसी को, इस अनाउंसमेंट से बेहतर नहीं हो सकती। सरकार हर व्यक्ति का, हर तबके का ख्याल रख रही है। जी मीणा साहब। देखिए सिंह जी, क्योंकि वो सरकार है, मैं गांव का हूं, मुझे कहानी याद आती है। एक पटेल जी थे, रात को सर्दी लगी, उन्होंने कहा सुबह मैं घोड़ी बेच दूंगा, सब बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा, रजाई बनाऊंगा। फिर वो दिन आ गया, उन्होंने नहीं बनाई, रात आ गई। सरकार की घोषणा भी पटेल जी की तरह की घोषणा है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो भारत सरकार ने जबान दिया है कि ये 4,875 में चने ले गया जाएंगे, आज 4,000 में चने लिए जा रहे हैं। बहुत छोटा कोटा दे दिया है, खरीद भी रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है।
सबसे ज्यादा बर्बाद इस सरकार में किसान हो रहा है। मोदी जी को 2 दिन कूली आंकड़े भेज दीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, वो किसानों को बचाने की सोचेंगे। कितनी मेहनत होती है, सारा परिवार 2 बीघा जमीन में कैसे पल रहा होगा, दुगनी आय तो कब करेंगे। यही दोबारा किसान क्रेडिट कार्ड की बात करिए, ये पुरानी बातों को किसी न किसी क्लियर में दे दिया। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का कर्जा लेने के लिए जूते घिसना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचार पड़ा है, हमारी इंडस्ट्रीज कमजोर हुई है। आज कहते हैं स्वदेशी की बात करते हैं, आयुष निर्माण संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है, इंजीनियरों को बाहर उठा दिया गया है, अमेरिका और प्रशांत से हथियार खरीदे जा रहे हैं। वैसी की वैसी कहते हैं हम स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। अरे स्वदेशी तो हम है जो देश के निवासी हैं। इनको गर्भवती बहनों को ठोकर खा के मरना पड़ रहा है। जब इन्होंने कहा था तो इनकी जिम्मेदारी थी, देश का प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री कितने हो सकते हैं, सब मुख्यमंत्री मुंह ताक रहे केंद्र का। और ये पैकेज दिया स्टेट्स के माध्यम से करेंगे, बैंकों के माध्यम से करेंगे, करप्शन कैसे खत्म होगा, किसान कैसे बचेगा, मजदूर कैसे मजदूरी मिलेगी। आज उद्योगपतियों को सारा श्रेय दे रहे हैं। किसान खेत में जाकर के फसल नहीं काट पाया और उद्योगपति को उद्योग चल रहे हैं। बहुत सी बातें हैं योगेश जी, कहने में तंत्र नहीं है, कथनी और करने में इतना भयंकर अंतर है जितना शायद कभी नहीं। अविनेश जी जवाब देने के लिए बहुत ही त्वरित दिखाई दे रहे हैं। अविनेश जी, मैं एक बात, चले आप अपनी बात कहिए। 2 आपके साथ में जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ख्याली पुलाव पकवाने में माहिर है बीजेपी, और रामनारायण जी जो कह रहे हैं वो अभी आपने सुना कि सरकार की स्थितियां ये हैं कि 10,000 रुपए वेंडर को लेने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी। अगर ऐसा है तो इसे स्मूथ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रामपाल जी ने जो बात कही है, उनका साफ आरोप है कि पुरानी घोषणाओं को नए तरीके से बताया जा रहा है। नमस्कार योगेंद्र जी और बाकी मेरे पैनलिस्ट साथियों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। रामनारायण जी की बात भी सुनी और रामपाल जी की बात भी सुनी। रामनारायण जी, आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि 1 रुपया जब हम यहाँ से भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में रह जाता। ये देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में जितना रुपया भेजते हैं वो सीधा जाता है। आप ये तो राजीव जी ने किया था, आपको पता ही नहीं है। आप रुकिए, उस टाइम आप कांग्रेस में थे, उस टाइम आप कांग्रेस में थे। राजीव जी बहुत बड़ाई कर बीजेपी में है। सुनिए मीना साहब, सुनिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। ये कांग्रेस में थे, इनको सब पता है कि राजीव जी सबसे बड़े प्रधानमंत्री थे, चांसेबाज नहीं थे, बेईमान नहीं थे, विमानों में पैसा नहीं खाते थे, गरीबों का शोषण नहीं करते थे, और हमारे देश के निर्माण संस्थाओं को कंप्यूटराइज राजीव जी ने किया। आपको तो सब पता है, आपने तो बहुत गुणगान कहे बाबूजी। आप दूसरी दिशा में मत ले जाओ, शांति से सुनिए। मैंने क्या कहा आपको, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने मांग की आर्थिक, जवाहरलाल जी नेहरू, देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज दे दिया। अब आपको इतना जबरदस्त पैकेज दिया, जेब से निकाल के दे दिया, हम तो भूखे मर रहे हैं। किसान को भी कवर कर लिया, जिसमें छोटे छोटे व्यापारियों को कवर कर लिया, छोटे उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे, उन सबको कवर कर लिया। और देखते जाइए, अभी घोषणाएं और भी बाकी हैं। अब आपके पेट में दर्द हो गया कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का दिमाग नरेंद्र मोदी जी में है। 70 साल की उम्र में भी स्वस्थ इम्प्लीमेंट करना है। वो आज न केवल भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेता हैं, बल्कि वो वैश्विक स्तर के ऊपर नेता बन गए हैं रामनारायण जी। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, कांग्रेस में 85 पैसा बर्बाद हो जाता था, भ्रष्टाचार में चला जाता था। इसलिए आज अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी में है। और आप जिस तरह से दुखी हैं, मुझे आप अलग से कहते रहते हो किस तरह आप दुखी हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप तो मिलते ही नहीं हो। अरे मतलब मिलते ही नहीं हो, असत्य मत बोलो। आप कुछ भी बात बोलो, असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। ब्राह्मण करके सत्य बोलोगे तो फिर जिस तरह से कहा। अविनेश जी, एक सवाल है मेरा, ये बोल मिलते ही नहीं है, असत्य बोल रहे हैं। मनरेगा को लेकर काफी कमेंट्स किए बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, कि आजादी के इतने साल बाद भी सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, और इसे कांग्रेस की स्थिति दिखाने के लिए मुझे जारी भी रखना है। बहुत अच्छे से ध्यान होगा, पहले कार्यकाल में उन्होंने लास्ट में ये बात कही थी। लेकिन आज एक बात बताइए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर मनरेगा नहीं होती, प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात हो रही है
जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पर सिर्फ इस वक्त सरकार के पास से मनरेगा योगेंद्र जी मेरी बात सुनिए, तो आप ये आपकी बताइए बात का जवाब कि इसको हम विजन नहीं मानेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री जी, मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का। मैं फिर कह रहा हूं ये बात, देश के प्रधानमंत्री जी का सोच समझिए। वो ये कहते हैं, मैं भी कहता हूं ये बात, कि ये मनरेगा जो है रोजगार की गारंटी देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसमें ऐसे कामों को भी जोड़ दीजिए जो पक्के काम हो। गांव के अंदर पक्के काम करवाने को भी मनरेगा से जोड़ दीजिए, इसलिए पैसा सही तरीके से काम में हो जाए। बहुत अच्छी बात। हमने मांग की कि मनरेगा का पैसा बढ़ाओ। आप लोगों ने भी रामनारायण जी मांग की कि मनरेगा में पैसा बढ़ाओ। आज देश के प्रधानमंत्री ने मनरेगा में पैसा बढ़ाया। रामनारायण जी मैं बोल रहा हूं, आप रुकिए एक बार, उसके बाद में बोले जब, जिससे अपन डिस्कशन सही तरीके से कर सके। बीच में बोलेंगे कि तुम मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं। आज देश के प्रधानमंत्री ने, आप लोगों ने बहुत कहा कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका क्या होगा। आज मजदूर को गांव के अंदर वो कोई भी कार्यक्रम करके कोई भी ऐसा काम करे जिससे उसको गांव के अंदर रोजगार मिल जाए, इस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। और छोटा सा छोटा, चाहे आपको ठेले लगाने वाला हो, रेडी लगाने वाला हो, आपको छोटे छोटे काम करने वाला व्यक्ति हो, उन सब के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की है, आर्थिक पैकेज दिया है। और वो आर्थिक पैकेज संजीवनी बूटी के रूप में नहीं, बल्कि ये आर्थिक पैकेज देश को पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला होगा। और इंतजार कीजिए, इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेता बन गए हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। और योगेंद्र जी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इस सेक्टर है सब सेक्टर को कवर किया गया है इस पैकेज के अंदर। आप लोगों ने एमएसएमई की बात की थी, एमएसएमई के अंदर कल आपने पैकेज देखा होगा किस तरह से छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं। अविनेश जी एक सवाल है मेरा, सर एक सवाल है मेरा, अविनेश जी एक सवाल है मेरा। निर्मला जी एक बात का दावा किया उन्होंने कि हमने 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3 वक्त के खाने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि सरकारों को इसके लिए हमने पैसे भी दिए। सर आप आए दिन तस्वीरें नहीं देखते हो, वह कह रहे हैं कि 3 टाइम के वक्त के खाने की छोड़िए, वो कहते हैं कि हमारे को गंतव्य तक तो पहुंचाइए, खाना दीजिए। अब ये भामाशाह अगर नहीं हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पे जो रेला जा रहा है उनकी पोजीशन क्या होगी। आप उन तस्वीरों को देख के कि अटैची के ऊपर बच्चे को बांध करके माँ उसको लेकर के जा रही है। 1 बैल 2 बैल से गाड़ी चलती है, 1 बैल बेच करके मजदूर अगर बैल की जगह लग करके अपने परिवार को गाड़ी के जरिए लेकर के जा रहा है सैकड़ों किलोमीटर दूर। ये भारत की तस्वीर देखिए आप, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि राहत पैकेज आप दीजिए, रास्ते में उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था तक करवाइए। ये दावा सिर्फ है कि मैं कल कई सीनियर लीडर से भी बात कर रहा था, उनका साफ कहना है कि हम चप्पल भी दे रहे हैं उनको, हम रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खाने की व्यवस्था भी करा रहे हैं, यही सब कांग्रेस कह रही है। तो ये उनकी तकलीफ जा कर रही है, चप्पलें कहाँ जा रही है, खाना कहाँ जा रहा है। आज भी चिलचिलाती धूप में वो नंगे पांव, अगर वो बचपन चल रहा है तो उस तकलीफ का अंदाजा हो रहा है हम लोगों को। मैं योगेंद्र जी जवाब देता हूं आपकी बात का। आपने वीडियो देखा होगा कॉन्फ्रेंस का, जो माननीय विधायकों और एमपीज के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उसमें नवलगढ़ के विधायक राजकुमार जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया था, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गुस्सा हो गए, और उसके बाद में कहा था कहाँ है, और उन्होंने कहा था कि अभी भेज दो, मैं 500 लोगों की, तो यहाँ पर खराब होते हुए जो लोग हैं, जो बेचारे पैदल हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उन लोगों की फोटो भेज देता हूँ। कि आप सत्य कह रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जब पैसा दे दिया तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बनती क्या? केंद्र सरकार की कोई ऐसी एजेंसी होगी जो इनकी व्यवस्था करेगी? केंद्र तो राज्य सरकार को पैसा दिया, अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। राजस्थान की राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, ये उनके विधायक खुद के बहस हुई है, गुस्सा हो गए मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कहां पर है मुख्यमंत्री जी, मानते नहीं है, और उनकी सरकार मानती नहीं है। उनके विधायक कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था है। योगेंद्र जी आपके माध्यम से आपके जनशक्ति के बारे में कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे, और आने वाले समय में जिस तरह से प्रवासी लोग परेशान है, जिस तरह से मजदूर अपने घर में लौटना चाहता है, उसको अपना घर दिखाई दे रहा है, उनको जल्दी से जल्दी जाने की व्यवस्था करें, उनके खाने की व्यवस्था करें, फोटो खिंचवा करके उनको
खाने का पैकेट दे दिया, उनके पास में पानी की बोतल दे दी, उससे काम नहीं चलने वाला है। रामनारायण जी मीणा साहब, बातें हम बड़ी बड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब तक हम इनकी सुध नहीं देंगे तब तक ये गरीब तबका आप लोगों को आशीष नहीं देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार का काम पैसा देना है, अब आप उंगली उठाने लग गए केंद्र सरकार के ऊपर कि किस तरह से चलिए, इसका मैं इम्प्लीमेंट। रामनारायण जी से जवाब दिलवाता हूँ, रामनारायण जी से जवाब दिलवाता हूँ सर, रामनारायण जी से जवाब दिलवा रहा हूँ आपको। रामनारायण जी, सीधा हमला राज्य सरकारों पे है कि केंद्र पैसा दे रहा है, राज्य सरकार उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो मैं माननीय मेहरती जी से बात जानना चाहता हूं कि देश की जनता ने हजारों हजार करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में भेजा है, किस स्टेट को एक नया पैसा दिया है? कहाँ गया वो पैसा? और नरेगा का पैसा दिया। अब बात सुनिए, जो रिलीफ फंड का पैसा को यूज करने का अधिकार आपको दे दिया राज्य सरकारों को। मेरी सुनिए, वही तो चाहिए ना हमारे को। आप ऐसा मत बताइए देश की जनता को। 5 रुपया आप सुनिए बाबूजी, 5 रुपया दीजिए, 50 रुपया खाइए, लेकिन हमें दीजिए तो सही। नया पैसा किसी स्टेट को दिया हो तो मैं आपको जो, तो जब आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात कोविड-19 में किसी किसी स्टेट को कितना कितना नगद दिया, ये नरेगा में, कल्याण कोष में, आपके किसान कल्याण कोष में ये पैसा नहीं होता है। कोविड-19 में किसको कितना कितना दिया और उसमें क्या क्या बाइफरकेट किया, ये तो आप बता दीजिए। देश की जनता ने झोली खोल, अपना सीना तान करके और झोली भरी है आपकी, और एक पैसे का हिसाब आप नहीं दे रहे हो। और कहाँ है वो पैसा? प्रधानमंत्री जी से पूछ के आया करो। मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, मुख्यमंत्री जो कह रहा हूँ क्या घोषणाएं की है वो बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कौन से तबके के लिए क्या क्या घोषणाएं की है, कौन कौन सा काम कर दिया है? आप तो लोगों की लिस्ट भी केंद्र सरकार मांगती है तो भेजना नहीं चाहते हैं। आप तो मुख्यमंत्री, ऐसा मत करिए रामनारायण जी। मुख्यमंत्री दर्जनों हैं, प्रधानमंत्री एक है। दिन में लोगों से बात करते हैं, लेकिन तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। वेस्ट बंगाल को कितना दिया? वेस्ट बंगाल को क्यों नहीं दिया आपने? राजस्थान को कितना पैसा दिया, मुझे हिसाब बता दीजिए। आप और हम विधानसभा में कल हिसाब ले लेंगे मुख्यमंत्री जी से। आप पार्लियामेंट में देंगे हिसाब देंगे कृपा करके। अभी तो हम इस उलझन में ना उलझे। अभी तो मुझे पैसा नहीं दिया उस गरीब जनता को, आम आदमी को, पैसा पीएम केयर फंड से उद्योगपति को, किसान का माल के रूप में आपके स्टेट ले रहे हैं। किसान का माल आपके नेताओं की दाल मिल और आटा मिल, तेल मिल ले रही है किसानों को लूटने में। मैं आपके एक बीजेपी के नेता का एक बता दूं क्या हो रहा है। ये दुर्दिन क्यों देखते हैं किसान को? आप देख कोटा में क्या हो रहा है, किस किस के दाल मिल है, किसके रिश्तेदार है, आप देख लीजिए। आप चलो नहीं जाएंगे रामनारायण जी, अभी तो हम बात करेंगे करके। आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाओ कि संस्कार के नाम पे बदनामी मत करो। अभी तो हम देश की स्थिति और जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हम इनके साथ हैं, लेकिन देश में वो एक तो माने, कुछ तो करे। अविनेश जी, आप हमारे भाई हो, वहां गए हो, हमें खुशी है, हमारा एक अंश वहां है, लेकिन मजबूती से रहिए। रामनारायण जी सुनिए मेरी बात। योगेंद्र जी एक मिनट। रामनारायण जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने राजस्थान की विधानसभा में, विधानसभा सत्र समाप्त होने वाला था, तब हमने आप लोगों को कहा था कि हम इस कोविड-19 में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेंगे, और हमने राजनीति की भी नहीं। हमने खुले दिल से कहा पैसा लाइए, राजनीति आप नहीं सुनिए है। तो सही मेरी बात को। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन कांग्रेस बीजेपी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष में नहीं दिया था, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया था। उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया था। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बयानबाजी करना शुरू किया, जिस तरह से लोगों को जनता को हकीकत बता के रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी, अशोक गहलोत जी अपनी बात करें। मैं अविनेश जी से कहना चाहता हूं, हमारे देश का पीएम केयर फंड का एक नया पैसा में दिया क्या? अरबों खरबों रुपया आया। केयर फंड का पीएम केयर 1,00,000 करोड़ रुपए दिया, नहीं है, 10,000 करोड़ दिया जा रहा है पीएम केयर फंड का। आपने मुख्यमंत्री जो फंड है, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, उसका खर्च कर दिया। अविनेश जी, रामनारायण जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं जल्द लौट रहा हूँ आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। बजट कितना खरा उतर सकता है? खबर जो है आपके काम की। खबर जो जुड़ी है शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन। जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो उन्होंने पैकेज अनाउंसमेंट का जो सिलसिला चल रहा है उसके दूसरे दिन गरीब और किसान की बात कही है। चलिए हमारे साथ जो सिलसिला चल रहा है हमारे साथी अतिथियों के साथ में अभी सीपीएम नेता अमराराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व विधायक हैं, लंबी पारी उन्होंने राजस्थान विधानसभा की खेली है और लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमराराम जी, आज बात कही गई है कि किसान, गरीब, मजदूर, उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है और किसानों के लिए 25 लाख किसानों को बेनिफिट की बात कही गई है, जिससे 25,000 तक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट की अनाउंसमेंट किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए का एक एडिशनल फंड रखा गया है और क्रॉप खरीदने के लिए और जो मजदूर जहां पे पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। दावा यह किया जा रहा है कि 1 कार्ड 1 रेशन की बात की गई है, वह राशन कहीं से भी ले सकता है और फिलहाल जो अपने घर तक पहुंच रहे हैं उन मजदूरों को बिना किसी जॉब कार्ड के या बिना किसी भी कार्ड के उन्हें राहत दी जाएगी। यह बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सवाल ये उठ रहे थे कि 2011 की जनगणना को आधार बना करके सुविधाएं दी जा रही हैं। एक पड़ोसी को मिल पा रही है राहत सामग्री, दूसरे को नहीं मिल पा रही है। अगर ये बैरियर हटा दिया जाता है तो मुझे लगता है कि बड़ा बेनिफिट होगा। आपने सुना होगा, क्या रिएक्शन आपका इस पे? ऐसा है, धन्यवाद आपको। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन फर्स्ट के वक्त ये कहा था कि देश का कोई भी कारखाने का मालिक जब तक लॉकडाउन रहेगा किसी मजदूर को निकालेगा नहीं और उसकी जितनी मजदूरी होती है वो पूरी की पूरी मजदूरी देगा। अगर पूरी की पूरी मजदूरी देते तो न तो रेल के नीचे आते, न पैदल 1,000 1500 किलोमीटर पैदल चल के नहीं जाता। जब देश के प्रधानमंत्री के निर्णय इस देश में 1% भी लागू नहीं हुआ, करोड़ों वो मजदूर जो इस देश की निर्माण करता है, फैक्ट्री से लेके सड़क से लेके टंकी तक करता है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जिस पोर्टेबिलिटी की कहते हैं राशन की, ये पहले भी किया है। आज आप देखिए 10 साल पहले राशन कार्ड बने थे, आज भी वही राशन कार्ड है। अगर किसी परिवार में 2 लोग जुड़ गए तो उनको राशन नहीं मिलता है।
अब तरह तरह से उस किसान गरीब को सबसे बुरी हालत यह है, अब किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए 4 महीने के बाद मिलते थे, उसमें बड़ी भारी बात क्या है? अब क्रेडिट कार्ड आप केसीसी को 25% बढ़ा देंगे, इसमें सरकार का क्या है? मतलब आप 5 लाख रुपए का केसीसी देती है बैंक और 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखती है। हाँ, आज बात समझ में आते, पैकेज घोषित करते, करोड़ों किसानों की जमीन आज भी एसडीएम कार्यालय में रोड़ा एक्ट में नीलाम होने के लिए पड़ी है। अगर देश का प्रधानमंत्री ये घोषित करता है कि जिस भी किसान जो पहला नहीं चुका पा रहा है उसकी जो जमीन नीलाम हो रही है वो पूरा कर्जा माफ कर रहे हैं। कल ही मोरडूंगा धोद के मोरडूंगा गांव का एससी का जिसके लोन बकाया है और जो है उस किसान ने आत्महत्या की है कल ही धोद में। आज जिस तरह से मजदूरों की एक तरफ न्यूनतम मजदूरी की सीतारमण बात करती है और दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, वहां तमाम श्रम कानून जो 100 साल में मजदूरों ने लिए थे उनको सबको समाप्त कर दिया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ श्रम कानून जो मजदूर आज काम करते हैं। 22 लाख मजदूरों ने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराया, 6 लाख मजदूर राजस्थान से बाहर जाने वाले हैं और 16 लाख राजस्थान में आने लॉकडाउन से पहले 50 की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। फिर मजदूर के 8 घंटे की पारी का 12 घंटा क्यों किया जा रहा है? मजदूर की कमी का नाम लेकर के। इसलिए निश्चित रूप से बताइए मुझे इस पूरे अनाउंसमेंट में, अमराराम जी, इस पूरे अनाउंसमेंट में ऐसा कुछ लग रहा है आपको जो रात भरी खबर हो? कोई रात भरी खबर नहीं है, केवल रात भरी कारखानेदारों के लिए है जिनके लिए 3-4 लाख करोड़ रुपया फाइनेंस ज्यादा होगा और उन गरीब जो उस कारखाने में मजदूरी करता है उसका बजाय देने का मतलब है 1/3 मजदूरी उसकी खाएगा, वो उसको कोई रिलीफ नहीं होगी। उस मजदूर को जो कारखाने कल उन्होंने घोषणा की थी कि वो 4 लाख करोड़ रुपया अपने एक्सटेंशन करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसको देंगे, क्योंकि मजदूर को देश के अधिकतर राज्यों ने श्रम कानूनों को समाप्त करने का करने का अनाउंस करने का मतलब वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक बार रामपाल जी जाट साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं 2 बातें आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो जो फसल खरीद के लिए बात कही है कि 6700 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, और दूसरा मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड की बात कही गई है, उन्हें जॉब कार्ड भी दिए जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी जो बात होने का दावा किया जा रहा है कि हम उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप लगाएंगे, हेल्थ का चेकअप करेंगे। और जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रवासी जो अपने घरों को जा रहे हैं जिनके खाने के लिए, सैनिटाइज के लिए, मास्क के लिए जो सरकार दावा कर रही है, मैं इस पे भी जानना चाहूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं इनमें जो वास्तव में देखिए पार्टी लाइन से या कुछ चीजों से हट करके हमें देखें कि हाँ ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका कुछ तो राहत मिलेगी जनता को। रामपाल जी, दोनों बात खबर कही जा सकती है इसमें? ऐसा इसमें रात की कोई खबर नहीं है। रात की एक ही खबर है कि प्रधानमंत्री जी का यशोगान किया जा रहा है टीवी पर, प्रधानमंत्री का यशोगान किया जा रहा है पूरा मीडिया में। वो राहत भरी खबर नहीं है। इसलिए राहत भरी खबर यदि होती तो किसानों की उपजों के उनको दाम देने की प्रधानमंत्री जी बात करते, और जो 67,000 करोड़ की बात की है, इससे तो एक प्रदेश में एक भी फसल की खरीद नहीं हो। और वो यदि काम कर देते सरकार, भारत सरकार, पहला काम खरीद के बारे में जो इन्होंने बाधाएं उत्पन्न की है, तो कोरोना को देखते हुए 90 दिन की बजाय इस खरीद की अवधि कर देते 6 महीने तक, तो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन होती, बेचने का मौका भी मिलता और एमएसपी पे फसलें बिकती। दूसरा काम करने का था जो इन्होंने दूसरी बाधा उत्पन्न की है कि हम कुल उत्पादन में से 1/4 उत्पादन खरीदेंगे, 3/4 उत्पादन खरीदेंगे ही नहीं। तो जो नहीं खरीदेंगे वो तो बाजार में
लागत के दाम भी नहीं मिलेंगे, उसकी जेब कट रही है और जेब में कुछ आ नहीं रहा। यदि राहत होती तो प्रधानमंत्री जी कहते हम हमारे बनाए हुए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, नाम तो रखा आय बढ़ाने के नाम पर, और चलाई जा रही किसानों को कुल्हाड़ी तो नहीं चलाते। यदि सरकार कुल्हाड़ी भी चलाना बंद कर देती है पे, तो भी हम मान लेते कि प्रधानमंत्री जी ने आय संरक्षण के लिए अपनी राहत भरा तो काम किया है। और दोनों बारे में ये भी कहना चाहूंगा, किसानों की मांग के आधार पर राज्य सरकार को भी पत्र लिखना पड़ा केंद्र को, और केंद्र को जो पत्र लिखा वो भी धूल चाट रहा है। पूरी राजस्थान की जनता की भावना है, उनको प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। इसलिए लेकिन ये घोषणा तो जनता की भावना को ख्याल में रखकर के ही तो की होंगी, जनता की भावना को ख्याल में रखकर के ही घोषणाएं क्यों होंगी? प्रधानमंत्री जी अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मंत्रिमंडल, अपने विधायकों लेकर नहीं कर मिलेगा जनता को। केंद्र जी यदि ऐसा करने लग जाए तो किसानों का भी भला हो, मजदूरों का भी भला हो, और मजदूरों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज 90 साल की बुढ़िया 1000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल पर चल रही है, बच्चे पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले हो गए लोगों को, और ये कर हम 3 समय भोजन दे रहे हैं, उनको एक समय भी भोजन नहीं मिल रहा। ये तो जनता की ओर से जो कंट्रीब्यूशन है उसके कारण से लोग चल पा रहे हैं। जनता उमड़ के अपना उनका सहयोग कर रही है। इनके भरोसे, सरकार के भरोसे तो एक की तो मौत हो ही गई सड़क पर चलते चलते, पता नहीं कितने मजदूरों की मौत हो जाती। आज जो प्रवासी मजदूर राजस्थान में लौट कर आएंगे लाखों की संख्या में, उनको गांव में रोजगार मिलता, इसके लिए सरकार की कोई घोषणा नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा, रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। रामनारायण जी एक बात बताइए कि प्रवासी मजदूर कहीं पे जॉब करने के लिए जाता है, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रहेगा कहां पे। सरकार वह स्कीम लेकर के आ रही है कि कोई भी व्यक्ति निवेश करके ऐसे छोटे हाउस बना सकता है। सरकार अपने स्तर पे भी कोशिश करेगी कि जहां जमीन है उसकी उस पे बनाएगी। कुछ उद्योगपतियों को, आपके यहाँ पे मजदूर है, आप अपनी खाली लैंड में मकान बना करके उन्हें दे सकते हैं। तो सस्ते किराए पर अगर मजदूर को घर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए कोई ठिकाना नहीं होता है कि वो, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मुझे मकान कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाकर के बच्चों को रखूंगा। तो एक लगता है कि फ्यूचर में एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्व होगा ये। सीधी बात है राणा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो सवाल ये है, वित्त मंत्री जी ने हर व्यक्ति को छप सकते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने किया क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप जितने भी, मैं जयपुर की बात करता हूँ, जितने भी मकान है उसकी किस्त नहीं दे पा रहे, उनको बैंक को, उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे, मकान दे पाएंगे सस्ते दरों पे? नहीं, कहाँ से देंगे? उसका तो मजदूरी खत्म हो गई। और फिर सबसे बड़ा काम तो भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पे चलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो संविधान को खत्म कर दिया। राम ने कहा था कि दीन दुखी का ध्यान रखो, नहीं तो श्राप देगा। भारतीय जनता पार्टी दीन दुखियों का शोषण करने के लिए कानून बदल रही है। ये न भूतो न भविष्य, ऐसा क्यों कर रही है? और सत्ता के मद में, उनके बहुमत के मद में, अरे वो तो और मेरे समझ में नहीं आया। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। जिस गांव में 100% मेरे आदमी रहते हैं, वहां मुझे आ रहे हैं ईवीएम में, सॉफ्टवेयर में। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कहना, योगेंद्र जी, कुछ उचित नहीं है। प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लफ्फाजी छोड़े, गरीब का ध्यान रखे, पूंजीपति के पक्ष में फैसले ले रहे, गरीबों के खिलाफ भी फैसले ले रहे, और उनके पक्ष में लोग गरीब के खिलाफ। इसमें पूंजीपति का क्या सवाल है? वो उनको राहत देने की बात कर रहे हैं। ये कुछ चीजें तो मेरे ख्याल में पार्टी लाइन से अलग करके देखना चाहिए। कोई गरीब मजदूर अगर किसी जगह पे जा रहा है, उसके पास में अगर कोई जगह नहीं है रहने के लिए, कोई उस पर भरोसा करके मकान नहीं दे रहा, अगर सरकार उससे मकान मुहैया करा रही है, तो मुझे लगता है राहत की खबर है। मुझे बता दो, एक भी इंच जमीन जयपुर के आसपास है क्या? प्रधानमंत्री तो जयपुर शहर को ही पकड़ लो, दिल्ली तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये शेख चिल्ली वाली बातें, और वो भी देश का प्रधानमंत्री।
आज अमेरिका के पीछे पीछे घूमो और हथियार क्यों लेते हो अमेरिका से? हमारे आयुध के निर्माण की तो वही स्थिति मजदूरी की हो रही है। वो श्रम कानून ही नहीं कर रहे, उनको पेट भर रोटी के लिए मजदूरी नहीं है। किसान से कहते हैं कोविड-19 खा जाएगा, खेत में नहीं जाने दे रहे। उद्योग धंधों में कंधा से कंधा मिला के मजदूर काम कर रहे हैं। एक नहीं मैं 10 उद्योग धंधे बता दूं। ये उद्योग धंधे वालों की सरकार है, गरीब मजदूर सरकार है, ये समझ के बाहर है। अविनेश जी, मैं आपको राय देता हूं, आप कांग्रेस के संस्कार के व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री जी को समझाओ कि इससे तो कांग्रेस ठीक थी, आप समझ से आगे, हमने आपको चुन लिया, हमारा ध्यान रखिए करके। बिल्कुल मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन रामायण सुनी थी मैंने एक दिन कहीं पंडित जी से, उसके आधार पर आपको अर्ज करता हूँ। चलिए अविनेश जी, राजेंद्र जी, अभी आपने सुना रामनारायण जी का सीधा आरोप है कि पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। अमराराम जी कह रहे हैं कि किसानों को कोई एक उदाहरण मैं योगेंद्र जी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि रामनारायण जी जो बात कह रहे थे वो सत्य बात नहीं है। उद्योगों को काम करने की जो कह रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, उससे पहले किसानों को छूट दे दी गई थी कि वो किसान अपना खेती का काम कर सकता है, किसानी का काम कर सकता है। एक बिंदु तो ये है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मजदूर सारे के सारे बहुत परेशान है, खाने के लिए उनको मिला नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है किसानों की, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बात को झुठला रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मैं ये थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार कांग्रेस की आज के दिन है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन माननीय राहुल गांधी जी जब यहां आए थे 1 से 10 तक की गिनती गिन के, और ये कहा था कि किसान का संपूर्ण कर्जा, हर तरह का कर्जा माफ कर देंगे और 10 दिन में कर देंगे। हमने राजस्थान की विधानसभा में बहुत बार इनसे पूछा कि किसान के कर्जे का क्या हुआ। इन्होंने युवाओं को छल लिया, युवाओं को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कहां मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव ढाणी-ढाणी गया, मैंने पूछा कि कहां पर कोई एक भी नौजवान खड़ा होकर के बता दे जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो। विपक्ष का काम तो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने तय कर लिया है कि चाहे कितना भी अच्छा काम कर दे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर नाम कर दे, लेकिन हमको तो बुराई करनी है, क्योंकि बुराई करने पर इनकी पार्टी के नेता देख करके इनके नंबर बढ़ा देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ अच्छा सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। आप भी कोई ऐसे विचार जो आपके मन में आए जिससे किसान का वास्तव में लाभ होने वाला है, तो देश के प्रधानमंत्री खुले दिल और दिमाग से सोचने वाले हैं। वो आपके जो भी सुझाव है उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनके अंदर। अब आप ये बताइए, ये भी नहीं मान रहे हैं कि जो मकानों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर किराए की बात, कम किराए की बात कर रहे हैं, ये भी इनको ठीक नहीं लग रहा है। जो मजदूर हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं जिनके बारे में चिंता की गई है, उनके बारे में जगह कहाँ है? अब आने वाले समय में इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंट तब होगा जब सारी पार्टी के लोग मिलकर के बैठ करके इसमें तय करेंगे और खुले मन से ये स्वीकार करेंगे कि हमें आम आदमी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, खेतीहर की, महिला की, विद्यार्थी की, सबकी चिंता करनी है, जिसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करने में लगे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आने के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अविनेश जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अमराराम जी एक बात बताइए कि जो दावा किया जा रहा है कि रेहड़ी ठेले वालों को 50 लाख जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स, उन्हें लाभ दिया जाएगा, 10,000 तक का लोन देंगे ताकि वो छोटा सा अपना काम करके और अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं। ये अभियान इस वजह से चलाया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर अगर कहीं जा रहा है तो उसे 10,000 रुपए की राहत में मिलती है, जो अपने गांव जा रहा है तो उसके लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। अब वो कैसे होगी, कब होगी, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए एक सिक्योरिटी है कि चलिए मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा तो 10,000 का लोन लेकर के मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, पानी की पतासी की ठेली लगा सकता हूँ, सब्जी का ठेला लगा सकता हूँ, कुछ भी फास्ट फूड का ठेला लगा सकता हूँ। तो ये कुछ चीजों को लेकर के। दूसरी बात, जो मजदूर, अगर सीकर का मजदूर बंबई में जाता है, अहमदाबाद में जाता है, उसके पास में रहने की जगह नहीं है, तो अगर भविष्य में उसे इस बात को लेकर के सिक्योर किया जाता है कि आप आएंगे तो किराए का आपको मकान मिल सकता है, किराया जो भी है सिटी के हिसाब से शायद सरकार तय करेगी, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ सकते हैं इसमें, और उद्योगपति अपने लेबर को रखने के लिए किराए के आधार पर छोटे मकान भी बना के दे सकता है। तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में उस वर्ग को एक बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा।
ऐसा योगेंद्र जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। सबसे पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, अगर 10,000 की बात छोड़िए स्ट्रीट वेंडर्स की, वो 15 लाख अगर काला धन आ जाता और उनके खाते में आ जाता तो 10,000 देने की जरूरत नहीं। अगर हर 6 साल में हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी मिलती तो 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं होती। किसान को लागत की 1.5 गुनी कीमत मिलती तो किसान आत्महत्या नहीं करता। मनमोहन सिंह के राज में जितने कर रहे थे उससे ज्यादा किसान आत्महत्या नहीं करते। अभी लॉकडाउन से पहले गाय का दूध 32 और 33 रुपए किसान से खरीद करके 40-42 रुपए में आम उपभोक्ता को दे रहे थे। अब लॉकडाउन के कारण 32 की जगह उसको 18 रुपया मिल रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता को वही 42 रुपए में मिल रहा है। इससे बड़ी ठगी और क्या होगी। अभी जो समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, चना 4875 रुपया प्रति कुंटल और 1,000 रुपए कम में बिक रहा है, और जितना करे हमने इतना करोड़ कर दिया, तो उसमें गुना कृपा क्या कर दी आपने। समर्थन मूल्य घोषित किया और उसकी 7% से ज्यादा खरीद नहीं होगी। 1 तारीख से पूरे राजस्थान में सरसों, चना और गेहूं खरीदने की कोटा के बाद पूरे राजस्थान में की थी। 11 तारीख तक सीकर में एक की भी नहीं खरीदी गई, और खरीदी गई उसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। आप बताइए, जब आप माल दे रहे हैं, सरकार ने तय कर दिया उसकी क्वालिटी के अनुसार दे रहे हैं, तो उसी वक्त तय क्यों नहीं दिया जाता। तो इसलिए न किसान के लिए है न गरीब के लिए है, केवल और केवल घोषणाएं हैं। अब आप किस तरह से मजाक कर रहे हैं, जिस तरह से एक केला देकर के 3 फोटो छपाई जा रही थी। अब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी हर राशन कार्ड वाले को एक, जिसके 5 परिवार में सदस्य हैं, 7 परिवार में सदस्य हैं, उनको 1 किलो चने की दाल देंगे। अब आप अंदाजा कीजिए उसकी टिक्की लगाएंगे दाल की या पूजा करेंगे। दाल तो बन नहीं सकती थी इस दिन। इसलिए केवल और केवल, जहां तक मकान की बात है, किराया मजदूर को जितना ठेके का मजदूर है, आज 90% कारखानेदार ठेके का मजदूर, जितने आज जयपुर में किसी भी कारखाने का मजदूर लेना चाहेगा, एक मकान 8,000 से कम में नहीं मिलेगा। 10,000 उसकी सैलरी है। कौन बना के देगा। कोई भी फैक्ट्री का मालिक जो पहले बनाते थे, जो लेबर कॉलोनी बनती थी जिसको सरकार भी देती थी और वो जमीन देते थे, आज कोई नहीं। एनबीसी के सामने पूरा लेबर कॉलोनी थी, आज एक भी है क्या जयपुर में। सीतापुरा नया मॉडल है आपका, एक भी मजदूर के लिए किसने बनाई है क्या। उसने जब सरकार के आदेश से कौन बना देगा, तो उनको इस 2 महीने में 50 दिन में उनको पूरी मजदूरी देनी चाहिए थी। घर बैठे हुए मजदूर को एक को भी नहीं दी। क्या देश का प्रधानमंत्री या हमारा मुख्यमंत्री एक भी कारखानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है क्या। तैयार होने की बजाय सब श्रम कानून जो न्यूनतम मजदूरी से लेके 8 घंटे का था उसको तबाह कर दिया। उनको चाहे जब हायर एंड फायर, पूरे देश मजदूरों का किस रात की बात कर रहे हैं, और बैंक किसको कौन देगा। आप अंदाजा कीजिए, बैंक मैनेजर को है कि जो रिकवर होगा को देंगे, अगर रिकवर नहीं होगा तो उसे रिकवर होगा। तो कौन लोन दे देगा। किसान जो क्षेत्र है, हिस्सेदार है, उसको 1 नया पैसा कोई बैंक नहीं देता। किसान को केसीसी 10 लाख की देता है, वो 1 करोड़ की जमीन गिरवी करता है। इसलिए केवल और केवल ड्रामा है, केवल और केवल। अब आप अंदाजा कीजिए। रामपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। रामपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। आदिवासी बैंक को लेकर के 6,000 करोड़ के कैंपा फंड की बात कही गई है। वहां पे जिस तरह का काम होता है, जो किसान जिस तरह का भी काम करते हैं, चाहे वृक्षारोपण करते हो, वहां पे मेड़बंदी करते हो, उन लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि वह लोग अपने यहाँ पे ये ना समझे कि हमें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे, रोजगार कहां से करेंगे। ये नरेगा के माध्यम से भी हो सकता है, जहां तक मैं मान के चलता हूं उस फंड को शायद ट्रांसफर कर सकते हैं। मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है कि अभी जो 180 रुपए मिल रहा है उसको 202 रुपए दे देंगे। 100 तो ये कुछ छोटी छोटी राहत है, ये कुछ तो राहत देंगे आम जनता को जो माइग्रेट करके जा रहा है कि मेरे को यहाँ पे कुछ काम नहीं मिल रहा तो मैं मेरे गांव लौट रहा हूँ। तो गांव में भी कुछ, क्योंकि देखिए गांव में अगर आप अवसर नहीं बढ़ाएंगे तो व्यक्ति करेगा क्या। आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। इसलिए गांव में रोजगार बढ़ने चाहिए थे, और गांव में रोजगार तब बढ़ता है
जब गांव में सरसों पैदा होती है तो उसके तेल का उद्योग गांव में ही लगे, और वो भी छोटे छोटे लगे घाणियों जैसे। इसी ढंग से जो तना है उसकी दाल बनाने का, बेसन बनाने का, ये काम गांव में ही शुरू हो। जब गांव में कपास पैदा होता है तो कपड़ा बनाने का काम गांव में ही शुरू हो। ये तो अभी 1 करोड़ से ज्यादा के जो उद्योग चला रहे हैं, जिनको उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग कहा है, उनके लिए घोषणाएं कर रहे हैं, और उनको भी देंगे क्या पता नहीं, लेकिन उनको पहली वरीयता। इसका अर्थ है कि 1 करोड़ से ज्यादा लागत वालों को सहायता की बात कर रहे हो, और जो गांव में छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं उसकी तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे। जिससे गांव में रोजगार मिलता उसकी तो चर्चा ही नहीं है पूरे पैकेज में। उसकी भी चर्चा होती तो भी ठीक रहता। और मैंने कहा जो गांव में पैदा होती है, चना पैदा हुआ, सरसों पैदा हुई, गेहूं पैदा हुआ, अरे उसकी मेहनत के दाम ही दे दो। और इसके लिए चलिए, लेकिन फिलहाल तो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार ने अनाउंसमेंट किए। ये मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ रिलीफ हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म होती है, प्लान भी उसी तरह से बनते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ और प्लान बनते हैं। ये लेकिन फिलहाल जो मांग उठ रही थी कि सरकार जनता का क्या ख्याल रखेगी, जो रेला चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, उनके सामने रोजगार का संकट ना आए, दूसरी समस्या पैदा नहीं हो, उसको लेकर के सरकार अपना विजन रख रही है। चलिए, मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। समय कम है, मैं 30-30 सेकंड दोनों को दूंगा। रामनारायण जी, आप ये बताइए कि कुछ तो राहत मिलेगी। जो व्यक्ति गांव लौट रहा है वापस किसी शहर से जॉब करके, फैक्ट्री अगर बंद है, उसको ये लग रहा है कि मैं घबरा रहा हूं, मुझे गांव जाना है। अगर नरेगा में उसे जॉब कार्ड मिलता है, या गांव में शहर में अगर ठेला लगाने के लिए उसे पैसे मिलते हैं 10,000 रुपए, वो एक राहत नहीं होगी? जी, मिलेगा तब होगी ना, जब 10 यही तो करप्शन जो बड़ा इस सरकार ने यही अर्ज किया था, उसको मिलेगा तब होगी, तो घोषणा से तो होगी। जैसे रामपाल जी ने कहा, अमरा राम जी ने कहा कि जब मकान ही नहीं बनेंगे तो मकान कहाँ से गिर रहा है, और फिर कुछ भी बनेंगे तो उसको 10,000 रुपए तो बहुत करे। 5,000 रुपए में दिहाड़ी मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं एक नहीं 50 उदाहरण दे दूं। पंचायत समिति सुल्तानपुर की पंचायत सुल्तानपुर में आप 5,000 रुपए महीने में चौकीदार काम कर रहे हैं बेचारे। तो जब ये स्थिति पैदा होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की हालत खराब होगी, तो गांव में तो उद्योग धंधे है ही नहीं। और ये या तो घर बैठे थे, फिर नरेगा के श्रमिकों का नाप करेंगे, थोड़ा कर दीजिए उनको, फिर 100 करेंगे। जब ये नाप करेंगे उसमें जीरो आएगा, या कोई काम नहीं होगा, काम नहीं परकाएंगे, या इतने मजदूरों को लगा नहीं पाएंगे। 100 दिन श्रमिक की जगह 200 की तो बात करेंगे, लेकिन वो जिस तरह से उनका सिस्टम है, आपको मैं लंबी बात नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास समय कम है। ये केवल ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव को नहीं बजा सकता। ये के पक्ष के सारे डिसीजन। चलिए मैं अविनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि सरकार का विजन होगा कि हम, लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि निर्मला जी और अनुराग जी दावा कर रहे हैं कि लोगों को 3 टाइम खाना दिया जा रहा है और उनको पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन रास्ते के रेले को लेकर के आज भी तकलीफ है, सरकार का ध्यान नहीं है। या आज जो अनाउंसमेंट में है उसके अंदर, चलिए आपने ये तो कहा कि गांव में पहुंचेगा तो उसको ठेला मिल जाएगा, नरेगा में काम मिल जाएगा, दूसरे जॉब्स की बात कर दी, लेकिन रास्ते में जो राहगीर जा रहा है उसे गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसका कोई प्लान आज भी नहीं दिखाई दिया। देखिए, केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार उन मजदूरों का ध्यान रखे, और केंद्र सरकार ने ये सोचा है कि राज्य सरकारें जैसी कि राज्य सरकार रिपोर्ट्स देती हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर कहा गया। मैं ये कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि अभी मजदूरों की तस्वीरें तो सब कहीं से दिख रही हैं, सरकारें पता नहीं आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही है। ये वो तस्वीरें आप और हम जो देख पा रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। निवेदन सुनिए कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार वहन नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन रामलाल जी, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने जो कल सुना हो, छोटे 20 लाख रुपए, 20 लाख, छोटा सा सवाल सुनिए, 20 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जा रहा है वो बिना ब्याज के दिया जा रहा है, वो तेल की गाड़ी लगाने के लिए दिया जा रहा है। आप गांव में तेल की गाड़ी लगवाइए। और उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि करप्शन की बात ये मीणा साहब कर रहे थे,
कांग्रेस सरकार के करप्शनों की लंबी फेरिस्त है और भारतीय जनता पार्टी के राज में करप्शन आप- चलिए, मैं माफी चाहूंगा, सभी लोगों को रोकना चाहूंगा। एक समय भी का यदि अभाव आप है, बता समय दें हो चुका जो है। आप कहो वो आप करें। लोग हमारे साथ में इसलिए जुड़े, उसके मनरेगा के अंदर 100 चले आप में सब से लोग हमारे साथ में जुड़े, 202 रुपए कर खास दिए कर मनरेगा के खास अंदर, कर में इतने तो दीजिए आपकी जैसे मांग खास- को ही नहीं करते हैं, हाँ भरते हैं तब भी आपको तकलीफ और नहीं करते हैं तो भी तकलीफ। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, कामरेड साहब नमस्ते। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।